नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके शेयर फर्श नहीं अर्श पर और रॉकेट की तरह बात करते थे, लेकिन ये कि अब वो इतिहास हो गया है और वो शेयर अब फर्श पर आ गिरे हैं। निवेशकों के लाखों रुपए बर्बाद हो चुके हैं। निवेशक जिस उम्मीद के साथ उस कंपनी में भरोसा जता रहे थे, उस भरोसे को उस कंपनी ने तोड़ा है। नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग। जेंसॉल इंजीनियरिंग के जो प्रमोटर हैं अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी, उनके खिलाफ सेबी ने सख्त कार्रवाई करते हुए किसी भी तरीके की एक्टिविटी पे रोक लगा दी है। इवन कंपनी में जो बड़े जो पोस्ट है, जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए पोस्ट है, उस पर भी बोला है कि आप लोग उसे हट जाइए फर्दर, आगे वाली नोटिस के पहले तक। यानी कि जेंसोल का यह पूरा मामला क्या है, जिसके शेयर जो है रॉकेट की तरह भाग रहे थे और निवेशकों को लग रहा था कि उनको हमेशा बेहतर रिटर्न मिलेगा और रिटर्न मिला भी था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जेंसोल के शेयर 91% तक गिर पड़े, मार्केट कैप गिर गया बहुत बुरी तरीके से। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, ये जेंसोल के साथ आखिर क्या हुआ? मतलब 1 साल पहले तक जिस कंपनी के शेयर रॉकेट की तरह भाग रहे थे, निवेशकों को बेहतर रिटर्न भी मिल रहा था और उसकी उम्मीद भी थी। आखिर ये पिछले 2-3 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जेंसोल के जो शेयर हैं, वो धड़ाम से गिरे और ऐसे गिरे कि गिर ही गए? तो ललित जी आपको बता दूं, एक दौर था अगर पिछले साल की मैं बात करूं तो जेंसॉल इंजीनियरिंग जो है स्टॉक मार्केट में और निवेशकों की बहुत ही पसंदीदा स्टॉक में से, क्योंकि हाल फिलहाल में पिछले एक आध वर्षों में अगर आप देखें तो जितनी भी इलेक्ट्रिक ईवी से जुड़ी हुई ईवी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी जो भी आई है, चाहे जो भी आपको रिन्यूएबल एनर्जी में जो भी कंपनी काम कर रही है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे ऐसी कंपनियां जो रिन्यूएबल एनर्जी ईवी से जुड़ी हुई किसी भी चीजों में काम कर रही है, सर्विसेज में भी ये काम कर रही है, तो उनके स्टॉक्स को निवेशकों ने हाथों हाथ लपका है। ऐसी कई कंपनियां उदाहरण है और उसी में से एक जेंसॉल इंजीनियरिंग भी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी। और साथ ही साथ आपको पता होगा, हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो ब्लू स्मार्ट नाम से एक ईवी जो कैब चला करती है, उसकी सारी जो फ्लीट, ब्लू स्मार्ट के फ्लीट में जितनी गाड़ियां हैं वो सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और बहुत बड़े बड़े लोग, हालांकि उबर और ओला के मुकाबले अगर मैं आपको बताऊं तो इनके जो चार्जेस होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं, और बहुत लोग उसको फिक्स करके भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपको महीने में अगर दफ्तर आना है, जाना है, तो आपने उसको हायर कर लिया और आप उसी से आ जा रहे हैं। तो बहुत लोग उसका सेवा ले रहे थे। तो इस तरीके की कंपनी थी। तो जेंसॉल इंजीनियरिंग आपको जो इनके प्रमोटर्स हैं, जग्गी, आपको पुनीत जग्गी और साथ ही साथ जो है इनके अनमोल जग्गी, ये दोनों भाई हैं, जग्गी ब्रदर्स के नाम से ये जाने जाते हैं। और काफी चर्चा में इन दिनों रह रहे थे, क्योंकि इनके शेयर्स लगातार भाग रहे थे। अगर मैं आपको केवल 2024 से अगर कंपेयर करूं, तो 2024 के फरवरी में जेंसॉल इंजीनियरिंग का स्टॉक जो है केवल 116-20 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा, अभी फरवरी 2024 में, माफ कीजिएगा, 1376 रुपए पे कारोबार कर रहा था। 1376 रुपए, यानी एक साल पहले स्टॉक 1376 पे था, जो आज इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय 116 रुपए पे कारोबार कर रहा, यानी 92 या 93% स्टॉक में गिरावट आ चुकी है। अगर आपने 100 शेयर अगर खरीदे होते तो 1,37,600 रुपए आपने चुकाए होते, उसका वैल्यूएशन आज घटकर 11,600 रुपए रह गया। सोचिए किस तरीके से निवेशकों को नुकसान हुआ। निवेशक इन दिनों हाथों हाथ ईवी टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल कंपनियों के शेयर को लपक रहे हैं, और निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। और इसकी शुरुआत हुई थी इकरा, जो रेटिंग एजेंसी है, उसके रिपोर्ट के जरिए। उसने तभी फ्लैग ऑफ किया था कि कंपनी के अकाउंट्स में हेरफेर है, कंपनी पे भारी कर्ज है, कंपनी कर्ज अदायगी, उसके बुक्स में काफी सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, और कंपनी की रेटिंग भी जो है वो काफी घटा दी गई थी, जिससे फर्दर कंपनी के लिए पूंजी जुटाना असंभव हो गया था। रेटिंग एजेंसी अगर रेटिंग, बेहतर रेटिंग देती है, तभी आप बैंकों में जाकर चाहे कहीं से भी आप पैसे जुटा सकते हैं। लेकिन इकरा ने इनके बुक्स में काफी खामियां पाई थी, काफी
चीजें पाई थी जिसकी कमी थी। और काफी ये भी बात कहा था इकरा ने कि इन लोगों ने काफी बातें छिपाई भी है, जिसकी जांच सेबी कर रही थी, और जिसके कारण उसके बाद से ही स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिला। तो बहुत नुकसान हुआ है निवेशकों का, और पूरे बाजार में इसको लेकर हलचल है। कई बाजार के बड़े बड़े दिग्गज निवेशक, यहां तक ललित जी कह रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार में ऐसी ढेरों कंपनियां हैं जो इस समय लिस्टेड हैं, जिनके शेयर्स अचानक बहुत भागे हैं, और भले उनके सेल्स फिगर वैसे ना रहा हो, उनके रेवेन्यू वैसे ना रहे हो, उनका प्रॉफिट वैसा ना रहा हो, लेकिन स्टॉक्स के रेट भागे हैं, जिसके झांसे में निवेशक आ जाते हैं, और तो गत्वा उनको भारी नुकसान होता है, जैसा कि जेंसॉन इंजीनियरिंग में हम देखने को मिल रहा है हमें। अच्छा मनीष, मतलब इसमें एक चीज आ रही है कि जो दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर जो ब्लू स्मार्ट जो ईवी ऑटो रिक्शा की बात आप करिए जो है, तो उसको लेकर के भी काफी कंसर्न है कि आखिर वो पूरा प्रकरण क्या है, उसमें गो ऑटो से क्या लेना देना है। ये पूरा इंटायर जो चीजें हैं, ये कहाँ से, मतलब गड़बड़ी कहाँ से शुरू हो गई? मतलब जो शेयर देखिए 91% 92% अप जा रहे थे, वो 3 महीने के अंदर जो है डाउन होना शुरू हो गए। तो ये पूरी कहानी, और उसके बाद उसमें ये ब्लू स्मार्ट ईवी की भी बात आनी शुरू हो गई, फिर उनके गो ऑटो की भी बात आनी शुरू हो गई। तो ये पूरी कहानी क्या है? देखिए, ब्लू स्मार्ट तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सर्विसेज जैसे उबर ओला है, उसी तरीके की कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके फ्लीट में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती हैं। इन लोगों ने क्या किया, जेंसॉन इंजीनियरिंग ने क्या किया कि इरडा जो कि एक सरकारी उपक्रम है जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी फाइनेंसिंग करती है, और पावर ठीक है। फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो भी एक सरकारी उपक्रम है जो कि फाइनेंसिंग का काम करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी टेक्नोलॉजी, चाहे आप अगर सोलर प्लांट लगा रहे हो, चाहे जो भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े जो भी काम कर रहे हैं कंपनियां, उनको वो फाइनेंसिंग का काम करती हैं। इन लोगों ने 900 से ज्यादा करोड़ रुपए जो है इन लोगों ने इरडा से जुटाए कर्ज के जरिए, और कर्ज लिया था इस नाम पे कि यही आप जिसने ब्लू स्मार्ट की बात की, कि ब्लू स्मार्ट की गाड़ियां जो है के ब्रांड के जरिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पे दौड़ाएंगे, और जिससे कि पर्यावरण में सुधार प्रदूषण को रहेगा। कम करने सही में बात। मदद मिलेगी। और करीब इनको 6,500 के आसपास गाड़ियां खरीदनी थी, लेकिन इन लोगों ने खरीदा कितना, 4,000 से ज्यादा, थोड़ा 4,000 4,500 के बीच में इन लोगों ने गाड़ियां उतनी खरीदी। अब अब बचता है कि जितना पैसा इन लोगों ने कर्ज उठाया है, तो फिर गाड़ियां कम उठाई, तो उस पैसे का हुआ क्या? उस पैसे को जो है इन लोगों ने अलग अलग जगह पे इन लोगों ने डाइवर्ट किया। उसको बाईपास करना शुरू किया, डाइवर्ट करना शुरू किया। उसमें से एक सबसे चर्चा का मुद्दा बना हुआ है कि लोगों ने गुरुग्राम में जो है एक बहुत ही महंगा हाई अल्ट्रा मतलब अल्ट्रा लग्जरी आप जो अपार्टमेंट कह सकते हैं, उसमें एक फ्लैट खरीदा जिसकी कीमत 70 करोड़ से ज्यादा की जा रही है। डीएलएफ का वो फ्लैट है। आपको गोल्फ खेलने के लिए जो है किट खरीदा जो कि 26 लाख उसकी कीमत आ रही है। क्रेडिट कार्ड के अच्छा। पेमेंट्स किए अनैतिक रूप से। तो मतलब ये पैसे जो बैंक से उठाए कर्ज के तौर पे, पर्सनल यूज उसको के लिए। अलग अलग जगह पे इन लोगों ने डाइवर्ट किया, बिल्कुल जो कि अनैतिक है। और आपको बता दूं, एक गो ऑटो नाम से कंपनी है, वो भी इन्हीं प्रमोटर्स की ही कंपनी है, जो कि जहाँ पे गाड़ियां बिकती हैं। जहां तक मेरी जानकारी है तो टाटा मोटर्स जो है टाटा मोटर्स के पास गो ऑटो के पास एजेंसी है टाटा मोटर्स की, जहाँ पे आपको उनके शोरूम में केवल टाटा की ही गाड़ियां उपलब्ध होती हैं, और टाटा की गाड़ियों की सर्विसिंग का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गो ऑटो के पास है। तो गो ऑटो जो है, आप देखेंगे कि ब्लू स्मार्ट में जो गाड़ियों की जो गाड़ियां जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि आज के डेट में भारत में सबसे ज्यादा टाटा की गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनकी चल रही हैं सड़कों पे। तो ब्लू स्मार्ट में भी यही देखने को मिला था कि उनके मतलब टियागो से लेके जो भी आप बात करें टाटा की गाड़ियां जो है, लेकिन उन्होंने ट्रांसफर किए पैसे को वहां से भी गबन का आरोप है। गो ऑटो को जो गाड़ियां सप्लाई करनी थी वहां भी जो पैसे किए, वो पैसा फिर किसी और तरीके से वहां से डाइवर्ट किया गया। तो वहां भी काफी हेरफेर हुआ है। गाड़ी खरीदने के लिए गो ऑटो को पैसे दिए गए, लेकिन वो प्रमोटर से ही जुड़ी कंपनी है,
तो उस पैसे को भी किसी और खाते में डाइवर्ट कर दिया गया, उसके बदले में शायद गाड़ियां नहीं आई। ठीक है, हाँ, तो मनीष इस तरीके मनीष से इसमें मनीष इसमें एक जानकारी और आई थी कि अल्टीमेटली इन्होंने एक झूठ और बोला था कि टोटल इनको 30,000 ईवी के मतलब ऑर्डर मिले हुए हैं। बाद में जब ग्राउंड रियलिटी जब चेक की गई तो पता चला जो है कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो सेबी ने कहा भी है कि भाई हम फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे और 6 महीने के अंदर रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद जो फर्दर एक्शन करेंगे। लेकिन मनीष, इन सब के बीच जो स्प्लिट शेयर को लेकर के जहां से असली मामला शुरू हो गया, ये तो मतलब है कि फंड डाइवर्जन है, फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटीज है, फंड जिस मकसद से लिया गया था वहां पूरा नहीं किया गया, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब उसको निजी कार्यों में भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू आया कि केयर और इकरा की रिपोर्टिंग के बाद जो है, जब उन्होंने रेटिंग दी और उसके बाद ये पता चला कि ये अपने शेयर को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो ये पूरा प्रकरण क्या था जो है कि स्प्लिट शेयर का क्या मतलब था जो है, और उसके बाद जो है सेबी बहुत ही एक्टिवली इसमें इंटरफेयर की। तो देखिए होता है क्या ललित जी कि कई कंपनियां जो बहुत दिनों जिनको बहुत सारी कंपनियां अपने जिनके शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हुआ क्या कि इनके शेयरों का रेट तो 2024 में काफी ऊपर ट्रेड कर रहा था। स्टॉक मार्केट में जो आप मेल्टडाउन देख रहे हैं, हम सभी आप भी देख रहे हैं, वो सितंबर के आखिरी हफ्ते से एफपीआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने सेलिंग शुरू की, एकदम और एकदम। ट्रम्प के आने के जीत के बाद और ज्यादा बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। तब तक ये इन चीजों का कहीं से कोई जिक्र नहीं था, और जेंसॉल इंजीनियरिंग के स्टॉक्स जो है वो काफी ऊपर ट्रेड कर रहे थे, 1300 के 1200 के आसपास वो ट्रेड कर रहे थे। होता है क्या कि जब स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो छोटे छोटे जो निवेशक हैं वो स्टॉक्स में निवेश करने से कतराते हैं। उनको नजर आता है कि एक शेयर का भाव 1200 1300, तो वो सोचते हैं कि काश इसका शेयर अगर प्राइस कम हो जा घट तो जाता शायद है वो सही। निवेश कर सकते थे। अब कोई भी कंपनी पैसा जुटाती है तो जो एक शेयर होता है उसका एक फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू जेंसॉल इंजीनियरिंग का 10 रुपए था। इन्होंने ये फैसला किया क्योंकि शेयर के रेट काफी ऊपर चले गए थे, और इस वजह से इन्होंने ये निर्णय लिया कि हम शेयर को स्प्लिट करेंगे। जो ये लोग स्प्लिट करना चाहते थे शेयर को, लेकिन क्योंकि स्प्लिट करने की चर्चा चल रही थी, उसी क्रम में जो रेटिंग एजेंसियां जो हैं, जो हर समय पैनी नजर हर कंपनी के अकाउंट्स पे रखती हैं, उनको कई तरह के हेरफेर का उनको जानकारी लगा, और जिसके बाद जो है वो स्प्लिट करना चाह रहे थे, तो वो ऑन होल्ड चला गया उसके बाद, क्योंकि सेबी की जांच शुरू हो गई, और आपने खुद बताया कि 6 महीने लगेंगे। सेबी ने अभी फिलहाल तो अंतरिम हाँ। आदेश जारी कर कहा है कि भाई आप मैनेजरियल पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन क्योंकि तह में जाना होगा, और ये पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सवाल उठता है, और उसमें उसकी खामियां जो है, क्योंकि इसमें निवेशकों को नुकसान हुआ है। प्रमोटर्स तो चलिए ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जेंसॉल इंजीनियरिंग के निवेशकों को हुआ है। अच्छा सेबी मनीष, जो है इसमें इसमें मनीष इसमें निवेशकों को जैसे किस तरीके से नुकसान हुआ है, इसको सरल शब्दों में। प्रमोटर ने तो प्रमोटर का तो हिसाब किताब ये रहा है कि उन्होंने टर्म लोन लिए, टर्म लोन में उन्होंने कुछ पैसे जो ईवी की खरीद में की और उसमें कुछ पैसे का गोलमाल कर दिया। तो वो तो अगर देखा जाए पहली नजर में तो उनको फायदा फायदा नजर आ रहा है, लेकिन निवेशकों को किस तरीके से, जैसे जब शेयर जो डाउन हो गए 91% जो गिर गए, तो निवेशकों को कैसे वो नुकसान हुआ, इसको सरल शब्दों में अगर आप बता सकें तो। आप मैं क्रोनोलॉजी अगर आपको दिखाऊं ललित जी, आप याद कीजिए सत्यम के केस में क्या हुआ था। सत्यम के केस में सत्यम जो है कंपनी एक समय देश की सबसे दिग्गज आईटी एकदम। कंपनी में से हुआ करती थी, और सत्यम भी उसी तरीके से दिवालिया होने के कगार पे था। उसके शेयर्स के भाव जो है औंधे मुंह गिर गए थे, क्योंकि गिर कंपनी में गए। इसी तरह की कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे सामने आए थे। जो रामालिंगम राजू जो उस समय उसके प्रोमोटर हुआ करते थे, कई तरह के अनियमितताओं के उन पे आरोप लगे थे। आज अगर जेंसॉल इंजीनियरिंग पे इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, और अगर इस तरीके के आरोप, अगर सेबी का इन्वेस्टिगेशन यहाँ से फर्दर आगे बढ़ता है, दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, क्योंकि इसमें पैसे का हेरफेर हुआ है, अगर दूसरी एजेंसियां भी इसमें, जो जांच एजेंसियां हैं जो इसकी जांच करती हैं, सेबी तो एक रेगुलेटर है, वो अपने लेवल पे जांच कर रहा, मनी जो ट्रेल जो है उसके जांच करने के लिए हमारे पास दूसरी एजेंसियां हैं, वो अगर जांच करने में घुसती है, तो आप सोचिए कि कंपनी इस समय आपको 116 रुपए शेयर का भाव जो नजर आ रहा, ये शेयर का भाव जो है वो इसके बाद, क्योंकि हर दिन 5% का लोअर सर्किट लग रहा, इसका सेबी जी ने एक बैंड हम्म। तय कर रखा है, लोअर इसका जो सर्किट है वो 5% है।
हर दिन 5% ऐसे ही अगर शेयर के भाव में अगर गिरावट आती जाएगी ललित जी, सोचिए शेयर कहाँ जाकर रुकेगा। जांच एजेंसियां अगर इसमें इंटरफेयर अगर करती हैं, इसमें अगर घुसती हैं, तो कंपनी की साख में और गिरावट आएगी। तो जिन निवेशकों ने, अगर उदाहरण के लिए अगर आपने 600 पे या 700 पे या 1000 रुपए पे या 1100 पे अगर शेयर खरीदा होगा और आज उसकी कीमत यहाँ पे आ गई है और छोटे निवेशक अच्छे खासे संख्या में है, वो तो उनके साथ ये भी स्थिति हो गई है ललित जी। लोअर सर्किट लगने के की स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने शेयर खरीदा हुआ है और स्टॉक खुला, स्टॉक के खिलाफ जो है पूरे नेगेटिव खबरें हैं, बेचने वाले इतने ज्यादा हैं, बाजार में खरीदार नहीं है उस स्टॉक का, तो सर्किट टूटेगा नहीं। सर्किट जो है हर दिन इसी तरीके से लगता रहेगा। यानी आपके पास शेयर भी है तो आप बाजार में अपने शेयर बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि उस शेयर का बाजार में कोई खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि नुकसान आपको होगा, और नुकसान आपको होगा तो ऐसे ढेरों लाखों की संख्या में निवेशक जेंसॉन इंजीनियरिंग के हैं जिनको ढेरों नुकसान हो रहा है और उनको लाखों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने जो बड़े निवेशक रहे होंगे वो शायद इसमें से निकल भी चुके होंगे, लेकिन छोटे छोटे निवेशक उनको नुकसान हुआ होगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाती है, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, और अल्टीमेटली उनको इस नुकसान को बर्दाश्त करना होगा। जो उनकी कमाई जो है, गाढ़ी कमाई उनकी कौड़ी के भाव में हो चुकी है इस समय, और इसी तरीके से अगर लोअर सर्किट रहा तो कहां जाकर शेयर थमेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में ऐसी कई कंपनियां हैं जो इस तरीके से जब वो लिस्ट हुई थी बहुत कहा ना वो अर्श तक चली गई, और ऐसा भी दौर कई कंपनियों का हुआ है जो फर्श पे आ गई। ऐसी ढेरों कंपनियां उदाहरण है। आपको याद होगा येस बैंक का, आप याद कर लीजिए, येस बैंक के शेयर्स मार्केट में बहुत डार्लिंग स्टॉक हुआ करते थे। येस बैंक जो है वो जिस समय 2020 में कोरोना कोविड के पहले दौर के दौरान बंद होने की कगार पे बैंक में जिन डिपॉजिटर्स का पैसा फंस चुका था, सरकार ने उसको बेल आउट किया, आरबीआई ने बेल आउट किया, एसबीआई के पास एसबीआई ने उसको बेल आउट किया। तो वो तो येस बैंक की स्थिति थी क्योंकि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे उसका प्रभाव पड़ना था। वो जेंसॉन की इंजीनियरिंग के बचाव में कौन आएगा कहना बड़ा मुश्किल है, और इस तरीके से अल्टीमेटली इसका जो खामियाजा है वो छोटे निवेशकों को उठाना पड़ेगा ललित जी। अच्छा मनीष, सबसे बड़ी चीज है कि एक पूरे हम लोग की परिचर्चा से एक बात साफ हो रही है कि ऐसे मतलब स्टॉक्स जो कि बहुत ही स्काई रॉकेट ग्रोथ करते हैं, तो वैसे भी क्या इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं ये जरूर सोचना चाहिए जो कि आखिरकार कोई भी शेयर अगर स्काई रॉकेट ग्रोथ कर रहा है तो कुछ न कुछ तो मामला होगा, तो उसको खुद ही सेल्फ रेस्ट्रेंट रखते हुए उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। क्या ये मैसेजिंग मतलब जानी चाहिए? तो देखिए मतलब कोई भी कंपनी, इसीलिए अगर आप जानकार जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स बेहतर इसको बताते हैं कि कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल जब तक उसमें मजबूती ना दिखे कि उसका रेवेन्यू वो हर क्वार्टर में, क्योंकि वो हर क्वार्टर का नतीजे पेश कर रहे हैं, क्या रेवेन्यू उस शेयर जिस तरीके से भाग रहा है, क्या रेवेन्यू का कंपनी उतना जनरेट कर पा रही है, क्या कंपनी के अकाउंट्स में मुनाफा आ रहा है, तो क्या जब तक कंपनी अकाउंट्स पे उनके बेहतर, ऐसी अभी एक हाल में एक कंपनी थी, गुजरात की कंपनी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके स्टॉक्स में लगातार कहा वो 10-15 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, वो 1600-1700 रुपए तक चला गया और कंपनी कुछ करती ही नहीं थी। तो ये कैसे हुआ? और ये कैसे हुआ? हाँ, ये मतलब कंपनी कुछ करती नहीं थी कि उसके अकाउंट्स में बहुत ज्यादा उसके कारोबार नहीं थे, और 10-15 रुपए से स्टॉक जो है 1600-1700 रुपए तक चला गया, निवेशक उसमें जाके फंस गए ऐसे स्टॉक्स में, क्योंकि ऐसे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, इसीलिए निवेशकों को हमेशा सलाह दी जाती है कि पेनी स्टॉक्स में निवेश करने से बचें, क्योंकि उसमें ऑपरेटर जो होते हैं उस शेयर्स को उसको भगाना शुरू करते हैं, निवेशक तो बाद में घुसते हैं और फिर वो बेच के निकल जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं छोटे इन्वेस्टर्स। अब उस कंपनी की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको, गुजरात की एक कंपनी है, उसमें लगातार लोअर सर्किट लगता चला गया और निवेशक उससे निकल नहीं पाए। आज जेंसॉन इंजीनियरिंग के केस में भी यही हो रहा, जब से अनियमितता की खबर आई है इसके शेयर्स में लगातार गिरावट देखी जा रही है, और ये गिरावट कहां पर जाकर थमेगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो कंपनी कारोबार कर रही है, जेंसॉन इंजीनियरिंग की ब्लू स्मार्ट एक अच्छी कैप कंपनी थी नो डाउट, लेकिन फिर उसी पैसे का कंपनी के प्रमोटर को लालच नजर आया, कंपनी का प्रमोटर का अगर लालच अगर हो गया, वो बिजनेस को छोड़ के कुछ और करने लगा, निवेशकों के हितों का ख्याल रखने के बजाय कुछ और अपना हित अगर देखने लगा, तो फिर तो कंपनी पे आफत आना तय है।
और अल्टीमेटली इसका खामियाजा जो है वो निवेशकों को उठाना पड़ता है। लेकिन मनीष, यहाँ एक सवाल है कि सेबी, जैसे सेबी ने ये एक्शन लिया कि 91% डाउन हो गया, उसका मतलब गिर गया, निवेशकों के पैसे फंस गए जा करके, और इरेगुलरिटीज की जो खबरें जो थी वो तो थी ही थी। तो ये सारी बातें क्या, मतलब जैसे मान लीजिए कि जिस दिन को लिस्टिंग होती है उसके बाद वो शेयर के भाव उसके चढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो उस समय सेबी क्या उस समय ध्यान अटेंशन नहीं देती है? और जब ये मामला मतलब गड़बड़ी की तरफ चला जाता है, या आप समझिए कि निवेशकों पर आन पड़ती है, जो तब जाकर के नींद खुलती है कि नहीं अब इस पर एक्शन लेना है, तो क्या ये एक्शन पहले भी नहीं हो सकता था कि भाई अल्टीमेटली ठीक है कि आपका जो बैलेंस शीट है, आपका जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, उस सब पर हमारी नजर है और कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगाने की जरूरत है? तो देखिए मतलब होता है, सेबी ने एक्शन जो है थोड़ा सा लेट लिया, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए जब रेटिंग एजेंसियां इकरा जैसी रेटिंग एजेंसियों ने इसको फ्लैग ऑफ किया, इस इशू को, जब उन्होंने अकाउंट्स में अनियमितता पाई, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमियां जब उन्होंने देखी, जब उन्होंने फ्लैग ऑफ किया, तब सेबी की नजर गई। अच्छा, कंपनी देखिए धोखाधड़ी कैसे कर रही है, उसने इरिडा के साथ लोन लिया हुआ है और वो निवेशकों को दिखा रही है कि मैं तो डेट फ्री कंपनी हूँ, हमारी कंपनी डेट फ्री कंपनी, हाँ, हमारे ऊपर समझ कोई गया। कर्ज बकाया नहीं है। तो होता है क्या कि जब आप लोगों के सामने इस तरीके से खुद को प्रस्तुत करते हैं, ये तो फर्जीवाड़ा, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है कि आप एक कर्ज लेके बैठे हुए हैं और उसको आप दुनिया को बता रहे हैं कि हमारी कंपनी को कोई कर्ज नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। जाहिर तौर पर रेटिंग एजेंसियों ने इसको फ्लैग ऑफ किया। सेबी वही होता है, सेबी के सामने ऐसी कई दिक्कतें पिछले कई अगर सालों में, अगर मैं आपको बताऊं तो कई जगह पे सेबी की तरफ से ये चूक नजर आती है। क्या उसका मैकेनिज्म इस तरीके का मैकेनिज्म है जो कंपनियों पे के अकाउंट्स को, बुक्स को वो निगरानी रखे, जो वो बता रही है निवेशकों को, वो जो स्टॉक एक्सचेंज को सूचना दे रही है अपने अकाउंट्स के बारे में, क्या वो सही है या नहीं है? या किसी शेयर में अगर इस तरीके से अगर बेतहाशा अगर तेजी देखी जा रही है, तो क्या वो उसका ये भी सेबी को देखना चाहिए कि इतना अगर बेतहाशा किसी शेयर का भाव बढ़ रहा, देर से जगने के बजाय उसको ये पहले जगना चाहिए कि आखिरकार इस शेयर में इतना हरकत क्यों है। लेकिन क्यों है? ये देखने को लगातार मिला है कि सेबी बहुत देर से जगती है, तब तक में निवेशकों का नुकसान हो चुका होता है। तो आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया ललित जी कि क्या सेबी इसको पहले पता नहीं कर सकती थी? मुझे लगता है कि अगर रेटिंग एजेंसियों ने इसको फ्लैग ऑफ नहीं किया होता तो शायद आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी नहीं कर रहे होते। चर्चा भी नहीं कर रहे होते। कुल मिला करके ये कहा जा सकता है कि मनीष, की जो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो कहीं ना कहीं मतलब निवेशकों को भी ये मतलब सोचना चाहिए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के जरिए उनको मदद भी लेनी चाहिए कि एब नॉर्मल ग्रोथ अगर किसी भी चीज में दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक सामान्य कहावत भी है, गांव देहात में कहावत भी कही जाती है कि अगर कोई मतलब एकाएक किसी में अगर बढ़ोतरी हो गई है तो समझो कुछ मामला जो है ठीक नहीं है, गड़बड़ है। तो सामान्य जो सोच होती है वो यही है। तो ऐसी स्थिति में मतलब ये बात नहीं समझ में आ पाती है कि हो सकता है कि भाई निवेशकों को या किसी को भी लगता है कि हम कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल करें। ये ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है, लेकिन वो ह्यूमन टेंडेंसी की वजह से ही वो परेशानी में फंस जाता है। तो कुल मिला करके आपको यही है कि जेंसोल के साथ भी यही हुआ कि जेंसोल के प्रमोटर तो बेहतर तरीके से अपनी बेहतरी करते रहे, लेकिन निवेशकों को एक तरीके से मझधार में छोड़ दिया। बिल्कुल, बिल्कुल आप वाजिब बात कह रहे हैं कि निवेशकों को मझधार में छोड़ दिया। और निवेशकों को इसलिए ये भी कहा जाता है कि जब भी आप निवेश करें, व्हाट्सएप के ज़रिए कोई आपको मैसेज आ गया, एसएमएस के ज़रिए कोई मैसेज आ गया, या कोई यूँ ही कह दिया कि आप इस कंपनी में पैसा डालिए, तो किसी के कहने पे निवेश नहीं करना चाहिए। या तो आप होमवर्क अगर खुद कर सकते हैं तो थोड़ा-सा होमवर्क कर लीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी गाड़ी कमाई है, आपसे बेहतर उसको सुरक्षित कोई नहीं रख सकता है। तो निवेशकों को इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है, रेगुलेटर की तरफ से भी, स्टॉक एक्सचेंजों की तरफ से भी हर समय ये कही बात जाती है। लेकिन शायद निवेशकों में जानकारी का अभाव और थोड़ा अवेयरनेस की कमी, ये सब जो है ये कारण होते हैं। और जब छोटे निवेशक तो तब जगते हैं जब शेयर का रेट बहुत ऊपर चला जा चुका होता है। उनको सही। लगता है कि हम पीछे छूट गए, और वो तब जाकर जब उस शेयर में घुसते हैं तो वहां पे जाके वो फंस जाते हैं। ज्यादातर मामलों में ललित जी ऐसा ही होता है, छोटे निवेशक ऊपर के भाव में जाके फंसते हैं। और ऐसे जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दे जब सामने आते हैं, तो शेयर बाजार में लोगों का भरोसा भी डगमगाता है। और जाहिर तौर पर लोग इस समय जरूर, निवेशक जो होंगे वो चिंतित होंगे कि आखिर उनके पैसे लगातार हर दिन कम होते जा रहे हैं। तो सेबी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आज ही सेबी चीफ
मतलब का मैंने बयान देखा, उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हम जोर देंगे कि कंपनियां इस बात का ध्यान रखें। लेकिन मुझे लगता है कि इस जेंसॉल के मामले में तो बहुत देर हो चुकी है। तो मनीष, कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि जेंसोल का जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसिप्लिन, बैलेंस शीट के साथ हेर फेर और प्रमोटर्स की कहीं अपनी एक मिली भगत, उनकी अपनी तरक्की, ये सब ज्यादा उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा। उसका असर ये हुआ कि ये चीज जो 91% की गिरावट आई है शेयर में, वो चीज होनी थी, केवल समय की बात थी। तो यह महीने का बात था जो है कि कब वो होता, लेकिन वो चीज हुई है। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो निवेशकों का हुआ है, जो अपनी गाढ़ी कमाई, बहुत मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करते हैं बेहतर रिटर्न की आस में, लेकिन उनके हाथ केवल और केवल निराशा लगती है जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो कुल मिला करके ये है कि जब आप शेयर मार्केट में निवेश करने के बारे में सोच रहे होते हैं तो निश्चित तौर पे आप जानकारों से जरूर राय मशवरा करिए। केवल व्हाट्सएप के जरिए कोई निर्णय ना करिए। व्हाट्सएप के जरिए अगर कोई निर्णय करते हैं तो इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मनीष, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही में आप अपने कमेंट भी कर सकते हैं इनबॉक्स में जाकर के, जिसका हम जवाब भी देंगे। और इन सबके बीच आप देश.thefederal.com को लॉग इन करिए, और जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए तथ्यात्मक खबरें मिलेंगी। मनीष, एक बार आपका फिर धन्यवाद। जी।